Hello everyone, Class 8 History Chapter 2 Video 3 The Doctrine of Lapse फाइनल वेव एनेक्सेशन का आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ये गवर्नर जनरल बने थे 1848 टू 1856। इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने बनाया था। ये डॉक्ट्रिन के अंदर अगर इंडियन रूलर का डेड हो जाता है और अगर उसका कोई बेटा नहीं होता है तो वो किंगडम किसी को भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो किंगडम डायरेक्ट ब्रिटिशर का हो जाएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हट जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बहुत जगह को हड़पा है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स पे सबसे पहले स्टेट हड़पा था कौन सा? डलहौजी ने। मतलब सबसे पहले स्टेट हड़पा था डलहौजी ने। वो उसका नाम क्या है? सतारा 1848, ठीक है। फिर संबलपुर हो गया 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854, ठीक। अगर कोई राजा मर जाता है तो उस राजा का कोई अगर बेटा नहीं है तब वो राज्य हड़पा जाएगा। कौन हड़पेगा? ब्रिटिशर के द्वारा। संबलपुर 1850 अभी पढ़ा ना, उदयपुर हो गया ये वाला यहाँ तक, झांसी तक। फिर 1856 फाइनली इन 1856 में कंपनी ने अवध को भी हड़प लिया था। दे सेड हड़प लिया था। नवाब जो थे ना, दे सेड अवध का नवाब लोगों पे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए हमने अवध को हड़प लिया। तो नॉट वेरी ट्रू, क्योंकि ब्रिटिशर ने भी तो टॉर्चर किया है हमें, ठीक है। फिर ये सब के वजह से फिर क्या है, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ये आप देख सकते हैं इंडिया 1794 में कैसा था, 1840 में कैसा था, 1857 में कैसा था। ये फर्स्ट वाला में येलो वाला ब्रिटिश का एरिया और रेड वाला नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, उस टाइप का। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर इसमें देखो एरिया अंडर ब्रिटिशर रूल, ब्रिटिश का रूल का अंदर देखो येलो वाला एरिया नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे 1773 टू 1750। बुक में भी है, कहाँ पे चल जाता है, हाँ, 1773 टू 1785। ये सबको अंडरलाइन करना है, नाम इम्पोर्टेंट, उसका बाद डेट, ठीक है। तब काफी सारे चेंजेस किए थे और इम्पोर्टेंट रूल फॉलो किया था कंपनी की पावर को बढ़ाने के लिए। बाय हिज टाइम कंपनी ने काफी सारा पावर अपने कब्जे में कर लिया था। बंगाल के अलावा भी कंपनी के पास काफी सारा पावर आ चुका था। ब्रिटिश टेरिटरी अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड कर रखा, अच्छा से कंट्रोल हो, इसलिए हम स्टेट्स बोलते हैं, ब्रिटिशर प्रेसिडेंसी बोलते थे। तो हर प्रेसिडेंसी के ऊपर एक गवर्नर होता था जिसका सुप्रीम हेड गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बना गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नमेंट मतलब गवर्न ही हेड होता था। बंगाल का गवर्नर जनरली हेड होता था। फिर बॉम्बे और मद्रास का, और जस्टिस का सिस्टम में भी चेंज लाया था। फिर
1772 इसमें नया सिस्टम आया जस्टिस का कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 टाइप के कोर्ट्स होंगे, एक होगा क्रिमिनल कोर्ट और एक होगा सिविल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट को हम बोलेंगे फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत। धर्मों के हिसाब से लॉ बनाया जाएगा इस कोर्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका हेड होगा। क्रिमिनल कोर्ट क्वाजी और मुफ्ती के अंडर ही होगा, बट अंडर द सुपरवाइजर ऑफ द कलेक्टर्स। किसका अंदर? कलेक्टर्स के सुपरविजन में रहेगा, उसके निगरानी में। ठीक है, क्वाजी और मुफ्ती के अंदर आएगा, पर कलेक्टर ही हेड रहेगा। क्वाजी एक तरह से जज है, मुफ्ती एक जज टाइप का ही है, एक जज टाइप का होगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा लॉ बनाने के लिए। क्वाजी देखेगा कि किस तरह से उस लॉ को अप्लाई किया जाएगा। इम्पीचमेंट, इसका मतलब किसी पर्सन को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। ठीक है, इधर जब वारेन हस्टिंग्स बेग चले गए इंग्लैंड में, कब? 1785 में, तो तब एडमिन बर्क ने आरोप लगाया वारेन हस्टिंग्स पर कि उन्होंने बंगाल में अच्छा से शासन नहीं किया है। वारेन हस्टिंग्स पे इम्पीचमेंट का केस चला था, बंगाल गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पढ़े ही हम लोग। ठीक है, ब्राह्मण पंडित अलग अलग चीजें बताते थे धर्म शास्त्र के बारे में कि किस तरह के कानून होने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडित को और हिंदूज के लॉ को कंपेल कराया गया कि सारे लॉज एक साथ हमें बता दो। NBH, ठीक है, कि धर्मशास्त्र में क्या क्या लिखा है आप सब बता दीजिए और हम एक बुक बना के रख लेंगे। एंड हम लॉज बना देते हैं और इसी चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। कौन किया? NBH ने। ठीक है, 1778 a code of Muslim laws was compiled for the benefit of European judges। 1778 में भी मुस्लिम का भी ऐसा ही कोड बना दिया गया। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। ठीक है, एक न्यू कोड को इस्टेब्लिश कर दिया गया और एक सादर निजामत अदालत भी कलकत्ता में सेटअप किया गया। प्रिंसिपल फिगर थे इंडियन डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या? कलेक्टर, DM। उनका मेन काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स एंड मेंटेनेंस लॉ एंड अपने डिस्ट्रिक्ट में जज की और ये पुलिस दारोगा की क्या करना? हेल्प करना। किस क्या का हेल्प? कलेक्ट करने के लिए। मतलब प्रिंसिपल फिगर थे इंडियन डिस्ट्रिक्ट के वो कलेक्टर, DM। उनका मेन काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स एंड मेंटेन लॉ एंड अपने डिस्ट्रिक्ट में जज की और पुलिस की हेल्प करना। हेल्प से, उन लोग की हेल्प से क्या करना? कलेक्टर्स के ऑफिस को कलेक्टरेट कहा जाता है और वो कलेक्टरेट बहुत एक ही है, पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट है द कंपनी आर्मी। कॉलोनियल रूल इंडिया में आए थे, न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाए, चेंजेस लाए, पर मेन पावर मिलिट्री थी, स्ट्रेंथ थी, उन लोग की ताकत थी। मुगल एम्पायर मीन्स मुगल आर्मी मेनली सवार्स की होती थी, मतलब पैदल चलने वाले की होती थी, और घोड़ों पर आते थे मुगल्स। इन्फेंट्राई पैदल चलने वाले सोल्जर्स, सवार्स ट्रेन्ड सोल्जर जो घोड़ों पे बैठे होते थे, इनको आर्चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी।
तलवारबाजी की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, कैवलरी सही होना चाहिए, घोड़े वाले आर्मी ज्यादा होनी चाहिए, पैदल चलने वाले की इम्पोर्टेंस नहीं थी। मुगल्स तो काफी सारे इलाकों में जमींदार किसान होते थे, उनको भी सोल्जर की तरह रख लेते थे। मुगल्स 18th सेंचुरी में चेंजेस भी आए, अवध और बनारस को स्टार्ट कर दिया अपने आर्मी में रखना, और प्रोफेशनल सोल्जर्स रखने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो चोर थी, ये मेथड भी चोरी कर लिया और लोगों को आर्मी में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। गांव इलाकों से काफी सारे लोगों को सोल्जर्स बना दिया, अपने आर्मी में लाने का काम शुरू कर दिया। फिर 1820s घोड़े पे वाले जो जाते थे उसकी क्या हो गई, डिमांड चली गई, क्योंकि 1820s में गन आने लगे, मस्केट, पैदल चलने वाले सोल्जर्स हैवी गन इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, फिर मैच लॉक्स गन का इस्तेमाल शुरू कर दिए थे इन्होंने। सोल्जर्स थे कंपनी के, उनको मिलिट्री रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की गई। पैदल आर्मी, इनके पास गन्स रहते थे, अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। पहले घोड़े वाले आर्मीज इंपॉर्टेंट होते थे ना, अब पैदल चलने वाले आर्मी हैवी गन वाले इंपॉर्टेंस हो गए। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया था यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती थी। इंडियंस के सोल्जर भी यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देने लगे, ड्रिल होने लगे, ट्रेनिंग चलती थी। कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग काफी इग्नोर कर दी गई, क्योंकि उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स चाहिए था। कोई इंसान अपने कास्ट को इतना जल्दी नहीं भूल सकता, अगर वो सोल्जर बन गए ही भी तो फिर भी सब चीज को छोड़ देंगे। उनकी ड्रिलिंग होती थी, उनके रिलीजनल प्रैक्टिस कैसे हट हुए, ये सब की वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। सैनिक को कैसा लगता था, उनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। चैप्टर 5 में और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं जल्दी से। कंक्लूजन, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी ट्रेडिंग कंपनी से कॉलोनियल पावर में। ट्रेडिंग करने आए थे, फिर तो पावर ही जमा लिया, हक जमा लिया हमारे इंडिया में। ठीक है, हक जमा लिया उन्होंने हमारे देश में। नई स्टीम टेक्नोलॉजी का अराइवल हुआ। 19th सेंचुरी में हमारे देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ब्रिटिशर ने कर लिया। जहां 6 से 18 मंथ लग जाते थे समुन्द्र से ट्रैवल करने के लिए, स्टीम शिप आ गई थी। अच्छा वाला बड़ा वाला शिप आ गया था जो जल्दी एक जगह से दूसरा जगह जाए। उसी से ब्रिटिशर जर्नी करते थे और इजी आराम से हमारे इंडिया आ जाते थे, तो उनके लिए तो और इजी हो गया। फिर 1857 आते ईस्ट इंडिया कंपनी ये 65% इलाके पे हमारे देश पर राज कर रही थी। 65% पर डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी, बाकी सब तो राजा इनके अंदर थे। मतलब पूरा देश ही ब्रिटिशर के कंट्रोल में था, हम लोग गुलाम बन चुके थे। ठीक है, स्लेव ट्रेड होता था साउथ अफ्रीका में, लोगों को गुलाम बना करके बेचा जाता था। डच अफ्रीका में पहुंच गए थे 17th सेंचुरी में, और सून ए स्लेव ट्रेड भी बन गए थे। लोगों को पकड़ के स्लेव मार्केट में बेच दिया जाता था। स्लेवरी 1834 में इंड हो गई। कैप्स एक इलाका है अफ्रीका में। किसी इंसान ने लिखा था, मुझे लगा था आदमी नहीं जानवरों की सेल हो रही है, मतलब जानवरों को बेचा जा रहा है। हमारी गाड़ी हमने रोक दी, जानवर नहीं इंसान बेच रहे थे, इंसान का सोल हो रहा था। एक औरत थी, उनके 3 बच्चे थे। फार्मर उनको देखते थे, ऐसे देखते थे कि वो जानवर हो। वो औरत और उनके 3 बच्चों को अलग अलग बेच दिया जाता था।
फिर उन लोग गुस्से में थे, डरे हुए थे, इनसेंसिटिव लोग हो गए थे, इंसान को उनके ही फैमिली से अलग कर दिया। सो बैड ना। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 करेंगे।